ये आपको क्लास 8 हिस्ट्री, आपको क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4, क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 पार्ट 1 है। इसको देखते हैं। इसमें ये देखिए आपको ट्रैवर्स दिकुज एंड वर्ड्स एंड विजन ऑफ अ गोल्डन एज, आदिवासी दिकु और एक स्वर्णिम युग की कल्पना इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए हम कहा गया इन 1895, इन 1800, यहाँ पर क्या देखिए इन 1895, देखिए यहाँ पर जो कहा गया इन 1895, इन देखिए ए मैन नेम्ड बिरसा वाज सीन रोमिंग द फॉरेस्ट एंड विलेज ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड। पीपुल सेड ही हैड मिराकुलस पावर, ही कुड क्यूर ऑल डिजीज एंड मल्टीप्लाई ग्रेन। 1895 बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। देखा गया। पीपुल सेड ही हैड मिराकुलस पावर, ही कुड क्यूर ऑल डिजीज एंड मल्टीप्लाई ग्रेन। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपुल फ्रॉम ट्रबल, फ्री देम फ्रॉम स्लेवरी ऑफ दिकुज। Dikus means outsider. Soon thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan, means God, and had come to solve all their problems. 1895 बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियों को दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगा। वे उसे भगवान मानते थे और उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। यहाँ पर देखिए फिर क्या कि फिगर 1 यहाँ पर देखिए, फिगर 1 आपके यहाँ पर फिगर वुमेन ऑफ डोंगरिया, यहाँ फिगर 1 में वुमेन ऑफ डोंगरिया कंथा ट्राइब इन ओडिशा देखिए वार्ड थ्रो द रिवर ऑन द वे टू द मार्केट। यहाँ देखिए क्या ये इमेज आपके यहाँ पर दिया है। उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही है। यहाँ देखिए कि वुमेन ऑफ द डोंगरिया कंद ट्राइब इन ओडिशा वेडे, देखिए आप ओडिशा वेडे थ्रो द रिवर ऑन द वे टू द मार्केट। उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही है। अब आगे यहाँ पर देखिए, इसके बाद आगे इसमें बिरसा वाज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास। देखिए बिरसा वाज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास, ए ट्राइबल ग्रुप दैट लिव इन छोटा नागपुर, बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन, संथाल्स एंड उराव। देखिए संथाल्स एंड उराव्स, all of them in different ways were unhappy with the changes they were experiencing and the problem they were facing under British rule. Their familiar way of life seemed to be disappearing. Their livelihoods were under threat and their religion appeared to be in danger. देखिए यहाँ पर बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में आता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होते दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छीन भिन्न हो रहा था। फिर आगे यहाँ पर क्या कि व्हाट प्रॉब्लम्स एंड डिड, देखिए यहाँ पर क्या कि व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिसॉल्व, हु वर द आउटसाइडर बीइंग रेफर्ड टू एज दिकुज, एंड हाउ डिड दे एनस्लेव द पीपल ऑफ द रीजन, व्हाट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश, हाउ डिड देयर लाइव्स चेंज। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन यू विल रीड अबाउट इन दिस चैप्टर। यहाँ देखिए क्या कि बिरसा किन समस्याओं का हल करना चाहता था, जिन्हें दीकू कहा जा रहा था। वे बाहरी लोग कौन थे, उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था, अंग्रेजों का राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था। इस अध्याय में हम ऐसे कुछ सवालों पर विचार करेंगे।
You have read about tribal society last year. Most tribes had custom and ritual that were very different from those laid down by Brahmins. These societies also did not have the sharp social division that were characteristic of caste societies. All those who belonged to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship. However, this did not mean that. However, this did not mean that there were no social and economic differences within tribes. पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। फिर देखिए क्या यहाँ पे एक कुछ खास बात यहाँ पर दिया है। वो देखिए क्या है कि फेलो FALLOW मतलब क्या होता है प्रार्थी। देखिए क्या होता है फेलो मतलब आपको होता है प्रार्थी। जब देखिए यहाँ पर क्या होता है ए फील लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल सो दैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी। देखिए यहाँ फेलो मतलब प्रार्थी क्या होता है कि ए फील देखिए यहाँ ए फील लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल सो दैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी सो दैट सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी। अब यहाँ देखिए क्या प्रति का कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, उसी को प्रति कहते हैं। साल क्या है? साल ए ट्री है, एक पेड़ का नाम है। महुआ क्या? देखिए महुआ ए फ्लावर दैट इज इटन और यूज टू मेक अल्कोहल। महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी महुआ बोलते हैं। या फिर आपको फिगर भी आपको दिया गया कुछ इमेज। देखिए डोंगरिया कंध वुमेन इन ओडिशा टेक होम पेंडेनस लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट टू मेक प्लेट्स। यहाँ देखिए क्या है कि डोंगरिया कंध कबीले की औरतें पंडानू की, देखिए यहाँ पर क्या पंडानू यहाँ देखिए पंडानू की पत्तियाँ इकट्ठा करके ला रही है। इन पत्तियों से पत्तल या पतरी बनाई जाएगी। तो फिर आपको आगे इसमें है कि हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव। देखिए आपको हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, तो हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव इसका मतलब जनजातीय समूह किस तरह रहते थे। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, जनजातीय समूह किस तरह रहते थे मतलब कि हाउ, किस तरह मतलब आपके हाउ हो गया, किस तरह रहते थे हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, किस तरह मतलब हाउ आपको हो गया। बाय द 19th century ट्राइबल पीपुल, देखिए बाय द 19th century ट्राइबल पीपुल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। सम वर झूम कल्टीवेटर देखिए कुछ झूम खेती करते थे, कुछ झूम खेती करते थे। सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दिस वाज डन ऑन अ स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। द कल्टीवेटर्स कट द ट्री tops to allow sunlight to reach the ground and burnt the vegetation on the land to clear it for cultivation. They split the ash from the filing which contain potash to fertile the soil. They use the axe to cut trees and the hoe to scratch the soil in order to prepare it for cultivation. They broadcast the seeds that is scattered the seed on the field instead of plugging यहाँ देखिए क्या है कि scatter the seed on the field instead of plugging the land and sowing the seed. Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. A field that had been cultivated once was left fallow for several years. अब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या कि इसमें कि सम वर जूम कल्टीवेटर्स मतलब कुछ जूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय जूम खेती करते थे। जूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी।
थी। वे कुल्हाड़ों से देखिए वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए तो एक बार जब फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी। वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। अब देखिए शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। द लाइव्स ऑफ दिस ट्राइबल पीपल डिपेंडेड ऑन फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट एंड ऑन बीइंग एबल टू यूज द लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स। देखिए दैट इज द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अब आगे यहाँ देखिए कि घुमंतू किसान, देखिए यहाँ पर क्या कि घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय एवं जंगली पट्टियों में ही रहते थे। यहाँ पे क्या घुमंतू किसान, देखिए घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय एवं जंगली पट्टियों में ही रहते थे। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय एवं जंगली पट्टियों में ही रहते थे। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय एवं जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे को इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। तो यहाँ देखिए क्या कि some were hunters and gatherers, देखो in many regions tribal groups lived by hunting animal and gathering forest produce. They saw forest as essential for survival. The Kons were such a community living in the forest of Orissa. They regularly went out on collective hunts and then divided the meat amongst themselves. They ate fruits and roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of the sal and mahua. They used many forest herbs and herbs for medicinal purposes and sold forest produce in the local market. The local weavers and leather workers turned to the Kons when they needed supplies of kusum and plus flour to curl their clothes and leathers. अब यहाँ पर एक जो कहा गया कि सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स, उसमें से कुछ शिकारी और संग्राहक थे। देखिए बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करने और वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला कौंड समुदाय इसी तरह एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ रखता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए सार और महुआ के बीजों का तेल के रूप में इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए बहुत सारे जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगर कुछ कपड़े एवं चमड़े की रंगाई के कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे कौन समुदाय के लोगों से ही कहते थे। अब आगे यहाँ पे इसके बाद आपको आगे यहाँ पर है क्या फ्रॉम वेयर, देखिए फ्रॉम वेयर, इसमें आपके यहाँ पर है कि फ्रॉम वेयर, देखिए यहाँ पर क्या कि फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स. At times they exchange goods, getting what they needed in return for their valuable forest produce. At other times they bought goods with a small amount of earning they had. Some of them did odd jobs in the village, carrying loads or building roads, while others labored in the fields of peasants and farmers. When supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers. But many of them, like the beggars, saw themselves as people of forest who could only live on the produce of the forest. It was below the dignity of a beggar to become a laborer. अब यहाँ देखिए क्या है कि इन समुदायों को चावल और अनाज कहाँ से मिलते थे। इन समुदायों को चावल और अनाज कहाँ से मिलते थे। कई बार तो यहाँ पे कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। अब आगे हम देखिए क्या
तो कई बार तो देखिए यहाँ पर क्या कि कई बार तो चीज़ों की अदला-बदली से काम चल जाता था, कई बार तो चीज़ों की अदला-बदली से काम चल जाता था। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे, कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आस-पास के गाँवों में नौकरी भी करते थे, कोई बोझ ढोता था, तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे, कई आदिवासी खेतिहर मजदूर थे, ऐसा होना चाहिए था। कई आदिवासी खेत मजदूर नहीं थे बल्कि खेतिहर मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासी को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेंगा मध्य भारत के बेंगा औरों के काम करने से कतराते थे। बेंगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेगांव के लिए अपमान की बात थी। हाँ, फिर आपको आगे देखिए इसमें जो आपको आगे कहा गया कि ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड, यहाँ पे क्या है कि ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द goods that were not produced within the locality. देखिए this led to their dependence on traders and money lenders. Traders यहाँ पे trader came around with things for sale and sold the goods at high prices. Money lenders यहाँ पे क्या money lenders gave loan with which the traders met their cash needs. यहाँ देखिए कैश नीड्स एक यहाँ पे जो कहा गया कैश नीड्स एडिंग टू व्हाट दे अर्नड बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन्स वाज यूजुअली वेरी हाई सो फॉर द ट्रैवलर्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मीन डेट एंड पॉवर्टी they therefore came to see the moneylender and trader as evil outsider and the cause of their misery. उसके देखिए यहाँ पर क्या है कि जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती तो उन्हें हासिल करने के आदिवासी को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। देखिए सूदखोर महाजन भी आदिवासी को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह ब्याज और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों की बाहरी संतान लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। अब आगे देखिए क्या कि सम हर्डेड एनिमल, देखिए कुछ जानवर पालते सम हर्डेड एनिमल्स मतलब क्या कुछ जानवर पालते थे। देखिए मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। दे वर पेस्टोरलिस्ट हु मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल और sheep according to the season. When the grass in one place was exhausted, they moved to another area. The one Gujars of the Punjab hills and the Labadis of Andhra Pradesh were cattle herders. The Gaddis of Kullu were sheep herd, and the Bakarwals of Kashmir reared goats. You will read more about them in your history book next year. देखिए बहुत सारे आदिवासी समूह यहाँ पे जो आपको बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहों थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवारिया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़रिए थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले से इतिहास के पाठ्य पुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए एक मैप, आपको यहाँ देखिए लोकेशन, आपको जो मैप यहाँ पर शो किया लोकेशन भारत में देखिए लोकेशन ऑफ सम ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। भारत में कुछ आदिवासी समुदायों के इलाके यहाँ पर आपको शो किया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पर कहा गया देखिए यहाँ पर क्या शिकार देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें आपको है ए टाइम टू हंट, ए टाइम टू सो एंड ए टाइम टू मूव टू अ न्यू फील्ड आपके यहाँ पर कहा गया। यहाँ देखिए ए टाइम टू हंट शिकार का वक्त आपको होता है। ए टाइम टू सो बुआई का वक्त होता है। उसका ए टाइम टू मूव टू ए न्यू फील्ड नए खेत में जाने का वक्त आपके यहाँ पर होता है। अब हम क्या हैव यू नोटिस दैट पीपुल लिविंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी हैव यू एवर नोटिस दैट पीपुल लिविंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी don't share the same notion of work and time. The lives of the shifting cultivators and hunters in different regions were regulated by a calendar and division of tasks for men and women.
क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती? विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतु आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे में से चलती थी। अब आगे यहाँ पे कहा गया कामों के बंटवारे से चलती थी। अब देखिए वेरलियर, देखिए यहाँ पे क्या कि वेरलियर एल्विन, देखिए वेरलियर एल्विन ए ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु लिव्ड अमंग द बेगास एंड cons of central India for many years in the 1930 decades and 1940 decades give us a picture of what this kind and division of tasks was like, he writes। यहाँ देखिए ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बेगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है जो वे लिखते हैं। अब इन चैत वुमेन वेंट टू डियरिंग इन चैत वुमेन वेंट टू डियरिंग सॉरी इन चैत वुमेन वेंट टू क्लियरिंग टू कट स्टॉक्स that were already ripped। Men cut large trees and go for their ritual hunts। The hunt began at full moon from the east। Traps of bamboo were used for hunting। The women gather fruits like sago, tamarind, and mushroom। Bega women can only gather roots of khanda and mahua seeds। Of all the Adivasi in central India, the Begas were known as the best hunter in Baisakh। The firing of the forest took place। The women gathered unburnt wood to burn। Men continued to hunt, but nearer their village। In Jet, sowing took place and hunting still went on। From Asar to Bhadra, the men worked in the fields in Kuwar। In corn, देखिए आप in Kuwar the first fruits of beans were ripened, and in Kartik Kuruti became ripe in Aghan। Every crop was ready, and in Push winnowing took place। Push was also the time for dances and marriages। In Magh, ships were made to new beavers, and hunting gathering was the main subsistence activity। The cycle described above took place in the first year। In the second year, there was more time for hunting। Only a few crops had to be sown and harvested। देखिए यहाँ पर but since there was enough food, the men lived in the beavers। It was only in the third year that the diet had to be supplemented with the forest products। यहाँ देखिए क्या कि इसमें जो आपको कहा गया है कि चैत में औरत इकट्ठा करने और बचे कुछ ठुंडों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों काटते थे और शिकार बजाते थे। शिकार पूरे चांद के देखिए शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागा, इमली और मशरूम, कुकुरमुत्ता आदि फल बीन कर लाते थी। बेगा औरतें या तो केवल जड़े या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बेंगाओं को सबसे अच्छी शिकार भारत के आदिवासियों में बेंगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अर्धजड़ी लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक ये आपको भादो था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवर की तरफ से चल देते थे। इस दौरान शिकार एवं चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधियां होती थी। अब देखिए ये चक्र पहले साल का होता था। देखिए यहाँ पर क्या ये चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के ज़्यादा समय मिल जाता था। दूसरे साल शिकार के ज़्यादा समय आपको मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था, इससे पुरुष बेवरों में ही रहते थे। तीसरे साल भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। यही बात आप क्या वेरियर एल्विन द्वारा लिखित बेगा 1939 और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खोंड्स वैली पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय में रखा गया है, यह आधारित है। अब आगे एक इमेज आपको फिगर 4 में यहाँ पर दिया गया क्या
क्या कि देखिए ए संथाल गर्ल कैरिंग फायरवुड बिहार 1946 चिल्ड्रेन गो विद देयर मदर्स टू द फॉरेस्ट टू गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखिए ईंधन की लकड़ी ले जाती है एक संथाल लड़की बिहार 1946 में स्थित है और बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माओ के साथ जंगल में जाते थे। इस एक्टिविटी यहाँ पर है लुक केयरफुल एट द टास्क दैट बेगा मैन वुमेन डिड डू यू सी एनी पैटर्न व्हाट वर द डिफरेंसेज इन द टाइप्स ऑफ वर्क दैट दे वर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। देखिए बेगा यहाँ जो कहा गया बेगा यहाँ क्या आगे देखिए बेगा औरतें और मर्द जो काम करते हैं उनको ध्यान से पढ़े कि आपको उनमें से कोई क्रम दिखाई देता है उनके कामों में क्या फ़र्क थे। अब आगे यहाँ पर जो कहा गया उसको यहाँ देखते हैं कि इसमें देखिए क्या है व्यवहार की देखिए क्या होता है व्यवहार। देखिए बेवर यहाँ पर बेवर आपको है देखिए बेवर ए टर्म यूज देखिए बेवर ए टर्म यूज्ड इन द मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टिवेशन। बेवर देखिए क्या कि बेवर ए टर्म यूज इन मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टिवेशन। बेवर क्या था मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द को बेवर कहते थे। मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के इस्तेमाल होने वाले शब्द को बेवर कहते थे। अब आगे यहाँ पर कहते क्या सम टुक देखिए सम टुक तो यहाँ पे क्या है सम टुक टू सेटल कल्टिवेशन की बात यहाँ पर की गई है। सम टुक तो यहाँ पर क्या कि सम यहाँ देखिए क्या कि सम टू देखिए क्या कि सम टुक सेटल कल्टीवेटर सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। सम टू सेटल कल्टीवेशन कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। देखिए यहाँ पर क्या कि सम टू सेटल्ड कल्टीवेशन की बात की गई। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे कुछ लोग एक जगह सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन मतलब क्या कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। देखिए इवन बिफोर द 19th सेंचुरी मैनी फ्रॉम विद इन द ट्राइबल ग्रुप्स हैड बिगन सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर। इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दे began to use the plough and gradually got rights over the land over the land they lived on. In many cases like the Mundas of Chotanagpur, the land belonged to the clan as a whole. All members of the clan were regarded as descendants of the original settlers who had first cleared the land. Therefore, all of them had rights on the land. Very often, some people within the clan acquired more power than others. Some became chiefs, and others followers powerful. Followers powerful men often rented out their land instead of cultivating it themselves. यहाँ देखिए क्या 19वीं सदी पहले इसमें आपको कहा गया 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीर एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर का हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे देखिए जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय देखिए जो खुद ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। British officers saw settled tribal groups like the Gonds and Santhal as more civilized than hunter-gatherers or shifting cultivators. Those who lived in the forest were considered to be wild and savage. They needed to be settled. And civilized. देखिए ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्रह के घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सब दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सब बनाना जरूरी है। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि एक इमेज भी आपके यहाँ पर शो किया गया। इमेज आपके यहाँ पर इसमें कहा गया देखिए क्या कि देखिए ए लॉग हाउस बीइंग बिल्ट इन ए विलेज ऑफ नेसी ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। द इंटायर यहाँ पर क्या है देखिए क्या द इंटायर विलेज हेल्प्स व्हेन लॉग हट्स आर बिल्ट। देखिए पूर्वोत्तर के नीसी आदिवासी पूर्वोत्तर के आपको क्या कि नीसी आदिवासी के एक गाँव में लट्ठों से बना घर है। जब ये घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव मदद करता था। जब ये घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव मदद करता था। अब आगे यहाँ पे आपको है
देखिए यहाँ पर क्या कि उसका क्या हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स, यानी कि क्या औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर आपको क्या असर पड़े। इसके बाद आगे यहाँ पर कहता है कि हाउ डिड, देखिए यहाँ पर हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स की बात यहाँ पर की गई है। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल लाइफ्स आपका है, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। यानी कि हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। द लाइव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, लेट अस सी व्हाट दीज चेंजेस वर। अब देखिए क्या कि ब्रिटिश शासन द्वारा आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखिए देखिए कि यह बदलाव क्या थी। अब आगे देखिए कि व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चिफ्स, आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चिफ्स, मतलब आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। देखिए बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चिफ्स वर इंपॉर्टेंट पीपुल, दे एंजॉयड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। In some places, they had their own police and decided on the local rules of land and forest management. Under British rule, the function and power of the tribal chiefs changed considerably. They were allowed to keep their land in titles, land titles over a cluster of villages and rent out lands. देखिए but they have क्या कि but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by British officials in India. They also had to pay tribute to the British and discipline the tribal groups on behalf of the British. They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional functions. देखिए यहाँ पर क्या है कि अंग्रेजों के आने से यहाँ पर अंग्रेजों के आने से बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास और से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन तक आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। तो उन्हें कई गाँवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के बाद कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। अब आगे यहाँ पे जो आपको कहा उसको आप देखिए। इसके बाद आगे यहाँ पर आपको कहा जाता है क्या कि व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब देखिए देखिए आप व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, मतलब घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। द ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड होम। दे वांटेड ट्रैवल। ऐसे समूह में देखिए यहाँ पर आपको कहा कि घुमंतु व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। घुमंतु काश्तकारों के साथ क्या हुआ। द ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विथ ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड होम। ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। अब देखिए क्या कि दे वांटेड यहाँ पर आपको क्या कि दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम peasants cultivators. Settled peasants were easier to control and administer than people who were always on the move. The British also wanted a regular. यहाँ पर क्या कि the British also wanted a regular revenue source for the state, so they introduced land settlement. That is, they measured the land, defined the rights of each individual to that land, and fixed the revenue demand for the estate. Some peasants were declared land owners, others tenants. As you have seen in chapter 2, the tenants were to pay rent to the landowner, who in turn paid revenue to the estate. अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि
इसमें क्या कि वे अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे। अस्थायी रूप से यहाँ पे क्या है, देखिए अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। देखिए द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूम कल्टीवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। सेटअप cultivation is not easy in areas where water is scarce and the soil is dry. In fact, Zoom cultivators who took to plough cultivation often suffered. Since their fields did not produce fields did not produce good yields, so the Zoom cultivators in the northeast India insisted on continuing with their traditional practice. Facing widespread protest, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. देखिए यहाँ पे क्या कि झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। देखिए जहाँ पानी कम और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाए। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। आगे देखिए यहाँ पर क्या एक फिगर आपको यहाँ पर दिया गया है। इस फिगर आपको देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर आपको क्या कि देखिए व्हील वुमेन कल्टिवेटिंग इन ए फॉरेस्ट इन अ फॉरेस्ट इन गुजरात। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कंटिन्यूज इन मैनी फॉरेस्ट एरियाज ऑफ गुजरात। यू कैन सी दैट एरियाज हैव बीन कट एंड लैंड क्लियर टू क्रिएट पैचेज फॉर कल्टीवेशन। देखिए गुजरात के एक जंगल में खेती करती भी औरतें घुमंतू खेती और गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ों को काट दिया जाता है और खेतों की जमीन साफ कर दी जाती है। इसके बाद आपको आगे देखिए द ब्रिटिश एफर्ट, यहाँ देखिए क्या है कि द ब्रिटिश एफर्ट, देखिए क्या कि the British effort to settle Zoom cultivator was not very successful. Settler cultivation is not easy in areas where water is scarce and the soil is dry. In fact, Zoom cultivators who took to plough cultivation often suffered since their fields did not produce good yields. So the Zoom cultivator in northeast India insist on continuing with their traditional practice. Facing widespread protest, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. यहाँ देखिए क्या कि झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम, देखिए जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ, देखिए जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकार को अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। आगे देखिए आपको है क्या कि इसमें आगे आपको यहाँ पर ट्रैवल वर्कर्स इन राइस फील्ड इन आंध्र प्रदेश, ये फिगर यहाँ पे इमेज दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें आपको क्या ट्रैवल वर्कर्स, यहाँ पर आपको क्या कि ट्रैवल वर्कर्स, यहाँ पर क्या कि ट्रैवल वर्कर्स इन अ राइस फील्ड इन आंध्र प्रदेश नोट द डिफरेंस बिटवीन राइस कल्टीवेशन इन द फ्लैट प्लेन्स एंड इन द फॉरेस्ट। देखिए आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच फर्क को देखें। इसके बाद आपको यहाँ आगे है,
इसके बाद आपको आगे देखिए देखिए आपको स्लीपर है उसको समझ एक वर्ड आपको अगले चैप्टर में आपके यहाँ पे देखिएगा स्लीपर्स आपको है स्लीपर क्या होते थे। देखिए द हॉरिजॉन्टल देखिए द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइन्स आर लेड। स्लीपर क्या देखिए लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती है उसी को स्लीपर बोलते थे। अब आगे हम देखिए क्या कि फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट की बात की। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट आपके यहाँ पर है। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट मतलब क्या। हाँ, वन कानून देखिए वन कानून और उनके प्रभाव को देखते हैं आप। वन कानून और उनके प्रभाव आपको यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स हैज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट सो दैट देखिए सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज had a considerable effort on has a considerable effect on tribal lives. The British extended their control over all forest and declared that forests were state property. Some forests were classified as reserve forests for they produce timber which the British wanted. In these forests, people were not allowed to move freely, practice home cultivation, collect fruits or hunt animals. However, Zoom cultivators to survive in such a situation, many were therefore forced to move to other areas in search of work and livelihood. देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारत लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने झूम खेती करने या फल इकट्ठा करने पशु का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में आपको झूम काट कर किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। अब यहाँ देखिए बट वंस यहाँ पे क्या कि बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट दे फेस्ड ए प्रॉब्लम फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स। अब देखिए जैसे अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा होगी। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। अब देखिए colonial officer came up with a solution. They decided that they would give a Zoom cultivator a small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the village would have to provide labor to the forest department and look after the forest. So in many regions, the forest department established forest village to ensure a regular supply of cheap labor. एक औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका एक हल ढूंढने का उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गाँव बसा दिए। अब आगे हम देखिए क्या कि उसके बाद आपके आगे यहाँ पर देखिए इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव। अब यहाँ पे क्या है कि इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड, यहाँ पे क्या अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है, ये यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ देखिए इन द 1930 decades Vallier Elvin visited the land of Begaz, a tribal group in central India. He wanted to know about them, their custom and practice, their arts and folklore. He recorded many songs that lamented the hard times the Begaz were having under British rule. In this land of English, how hard it is to live. How hard it is to live. In the village sits the landlord. In the gate sits the Kotwar. In the garden sits the Patwari. In the field sits the government. In the land of the English, how hard it is to live. To pay cattle tax, we have to sell cow. To pay forest tax, we have to sell buffalo. To pay land tax, we have to sell block. How are we to get our food in this land of the English?
अब देखिए 1930 के दशक में वेलिया, देखिए 1930 के दशक में आपको वेलियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन देखिए एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बेगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें जिनमें इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। देखिए अंग्रेजों के इस देश में अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। अंग्रेजों के इस देश में जीना अंग्रेजों के इस देश में है जीना अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गाँव में, दरवाजे में कोतवाल, दरवाजे पर कोतवाल, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर देने के लिए, या जंगल कर देने के लिए बैलों को बेच कर अदा करते हैं लगान। भोजन पाए कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में। यह आपको वेलियर एलियन एवं समरा हिलर से आपको लिखा गया था, सॉन्ग ऑफ द मैकर प्लिस्ट से। अब हटे इसका महत्वपूर्ण आगे के सोर्स को। अब यहाँ पर क्या, उसके बाद आपको आगे यहाँ पर है क्या कि आपको देखिए मैनी ट्रैवल्स ग्रुप्स, यहाँ एक इमेज भी आपको यहाँ पर शो किया गया। इमेज पे देखिए अब देखिए यहाँ पर कि गोदरा वुमेन वीविंग, देखिए गोदरा वुमेन वीविंग, गोदरा वुमेन, देखिए गोदरा वुमेन वीविंग का मतलब ये हो गया कि गोदरा औरतें बुनाई करती हुई, गोदरा औरतें बुनाई करती हुई, गोदरा वुमेन वीविंग मतलब पहले आपको गोदरा वुमेन वीविंग मतलब क्या, गोदरा औरतें बुनाई करती हुई, बुनाई करती हुई इमेज यहाँ पर देखिए। इसके बाद आपको एक यहाँ पर और है इमेज, देखिए क्या कि चट्टा यहाँ पर क्या कि देखिए कि ए हैजंग, देखिए ए हैजंग वुमेन विविंग ए मैट, ए हैजंग वुमेन, देखिए ए हैजंग वुमेन, यहाँ देखिए ए हैजंग वुमेन विविंग ए मैट, ए हैजंग चटाई बुनती, देखिए चटाई बुनती एक हजांग औरत, चटाई बुनती एक हजांग औरत। यहाँ पर देखिए फोर वुमेन डोमेस्टिक वर्क, देखिए फोर वुमेन डोमेस्टिक वर्क वाज नॉट कन्फाइंड टू द होम, दे कैरीड देयर बेबीज विथ देम टू द फील्ड्स एंड द फैक्ट्रीज। अब आगे यहाँ पर देखिए ये कहा गया कि देखिए औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थी। आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या कि इसमें आपको है क्या मैनी ट्रैवल ग्रुप्स रिएक्टेड, यहाँ देखिए क्या कि मैनी ट्रैवल ग्रुप्स, देखिए यहाँ पर क्या मैनी ट्रैवल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज। देखिए यहाँ पर क्या कि दे डिसओबेड द न्यू रूल्स, कंटिन्यूड विथ प्रैक्टिस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल एंड एट टाइम्स रोज इन ओपन रिबेलियन, सच वाज द revolt of Songram Sangma in 1906 in Assam and the forest satyagraha of the 1930 decades in the central province। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी या कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्राम आपको सोंग्राम संगमा असम में, और 1930 के दशक मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह भी इसी तरह के विद्रोह थे। अब देखिए द प्रॉब्लम विथ ट्रेड की बात यहाँ पर की गई, द प्रॉब्लम विथ ट्रेड आपको व्यापार की समस्या की बात यहाँ पर आपको की गई है। इसको देखिए यहाँ जो कहा गया, देखिए ड्यूरिंग द 19th century ट्रैवल ग्रुप्स फाउंड दैट ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर ऑफन, देखिए वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ऑफरिंग कैश लोन्स एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेज। इट टुक द ट्रैवल ग्रुप्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। अब देखिए 19वीं शताब्दी दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारियों और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलाव से क्या असर पड़ने वाले हैं यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोवर्स इन द 18th century। इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वाज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड। देखिए यहाँ पर क्या कि एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज repeatedly। हैज द मार्केट, देखिए हैज द मार्केट एक्सपेंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राई टू एनकरेज द सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। अब आगे यहाँ पर क्या कि इसमें ये आपको कहा गया, यहाँ पे ये कहा गया क्या कि देखिए यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। देखिए यहाँ पे क्या कि 18वीं सदी में भारतीय रेशम 18वीं सदी में भारतीय रेशम 18वीं सदी में आपको भारतीय 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में भी भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला ईस्ट इंडिया कंपनी का अफसर इस मांग को पूरा करने के रेशम उत्पादन पर जोर देने लगा। अब देखिए
यहाँ पर क्या कि हजारीबाग, यहाँ देखिए हजारीबाग इन द प्रेजेंट डे झारखंड वाज एन एरिया वेयर द संथाल्स रियल cocoons, real cocoons. The traders dealing in silk sent in their agent who gave loans to the tribal people and collected the cocoons. The growers were paid 3 to 4 cocoons. These were then exported to Burdon or Gaya, where they were sold at 5 times the price. The middleman, so called because the arranged deals between the exporter and the silk growers, made huge profit. The silk growers earned very little. Understandably, many tribal groups saw the market and the traders as their main enemies. वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले असंख्य रेशम के कीड़े पालते थे, रेशम के कीड़े पालते थे। मतलब रियल मतलब आपको यहाँ पालना हो गया। उसके बाद आपको आगे हम देखिए कि रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहाँ उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम देखिए निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फतह मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। अब आगे हम देखिए क्या है कि इसमें एक आपको इमेज भी आपको शो किया गया। इसको यहाँ पर देखिए इमेज आपके यहाँ पर चित्र फिगर 10 है। देखिए कोल माइंस ऑफ, देखिए क्या कि कोल माइंस ऑफ बिहार, देखिए यहाँ की कोल माइंस ऑफ बिहार एट 1948 in the 1940 sorry in the 1920 decades about 50% of the miners in the Jharia and Raniganj coal mines of Bihar were travelers. Work deep down in the dark and suffocating mines was not only back-breaking and dangerous, it was often literally killing. In the 1920 decades, over 2,000 workers died every year in the coal mines in India. देखिए 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। अब आगे देखिए द सर्च फॉर वर्क की बात यहाँ पर की गई है। द सर्च फॉर वर्क की बात आपके यहाँ पर की गई, उसको देखिए काम की तलाश आपके यहाँ पर है। देखिए काम की तलाश सर्च फॉर वर्क, देखिए द प्लाइट, यहाँ देखिए द प्लाइट ऑफ द ट्रैवलर्स हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वाज इवन वर्स। फ्रॉम द लेट 19th century, tea plantation started coming up and mining became an important industry. Travelers were recruited in large numbers to work at the tea plantation of the Assam and the coal mines of the Jharkhand. They were recruited through a contractor who paid them miserably low wage and prevented them from returning home. आप देखिए काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। अब देखिए क्लोजर लुक की बात यहाँ पर की गई। एक क्लोजर लुक की बात यहाँ पर आपको एक देखिए थ्रो द यहाँ पे क्या कि ये क्या कि थ्रो द 19th and 20th century tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in law, the restriction on their practice, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and moneylenders. The course rebelled in 1831 to 1832. Santhals rose in revolt in 1855. The Bastar rebellion in central India broke out in the 1910, and the Warli revolt in Maharashtra in 1940. The movement that Birsa led was one such movement. अब देखिए नज़दीक से देखने पर देखिए 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों के एवं महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बगावत की। 1831-32 में कुल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था।
अब आगे देखिए एक्टिविटी कुछ बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर क्या कि फाइंड आउट वेदर द कंडीशन ऑफ वर्क इन द माइंस हैव चेंज नाउ, चेक हाउ मेनी पीपल डाई इन माइंस एवरी ईयर एंड व्हाट आर द रीजन फॉर देयर डेथ। पता लगाइए कोयला खदानों में काम के हालात बदल गए हैं या नहीं। पता लगाइए कि खदानों में हर साल कितने लोग मरते हैं और उसकी मौत के क्या कारण होते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए आगे आपको यहाँ पर ब्लड ट्रिकर्स फ्रॉम माई सोल्जर्स, लहू लुहान मेरे कंधे। यहाँ पे क्या है कि इसका यहाँ पर आपको एक है कि ब्लड, देखिए क्या ब्लड ट्रिकर्स फ्रॉम माई सोल्जर, ब्लड ट्रिकर्स फ्रॉम माई सोल्जर्स मतलब क्या लहू लुहान मेरे कंधे आपके यहाँ पे है। इसमें क्या द सॉन्ग्स द मुंडा sang द मुंडा sang beyond देयर माइजरी। अब देखिए मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि अंडर द अंडर जेरी ऑफ फोर्थ लेवल ब्लड ट्रिकल्स फ्रॉम माई सोल्जर्स डे एंड नाइट द एमएसरी देखिए डे एंड नाइट द एमएसरी फ्रॉम द जमींदार से एंड नो एंड इरिटेट्स मी डे एंड नाइट आई ग्रोन दिस इज माई कंडीशन आई डोंट हैव अ होम वेयर शेल आई गेट हैप्पीनेस अब देखिए क्या कि हाय, देखिए हाय कोहलू के बैल की तरह मैं, कोहलू के बैल की तरह मैं, लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान, बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात, हाय यही मेरी हार, यही है मेरी हालत, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। अब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या कि इस एक यहाँ पर क्या वैष्णव की बात आपके यहाँ पर की गई। वैष्णव क्या था यहाँ पर देखिए कि वर्शिपर्स ऑफ विष्णु इज कॉल्ड वैष्णव, विष्णु की पूजा करने वाले को वैष्णव कहते थे। अब फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए बिरसा मुंडा की यहाँ पर बात की गई, उसको यहाँ देखिए बिरसा मुंडा आपके यहाँ पर है। देखिए बिरसा was born in the mid 1870s decade, the son of a poor father. He grew up around the forest of Bohonda. अब क्या किया यहाँ देखिए इसके बाद यहाँ पर आपको कि बिरसा मुंडा यहाँ पर आपको है कि बिरसा देखिए बिरसा मुंडा वाज बोर्न इन द मिड 1870 डिकेड्स द सन ऑफ ए पुअर फादर ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहोंडा। देखिए अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहोंडा ग्रेजिंग शीप प्लेइंग द फ्लूट एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा। फोर्स देखिए फोर्स बाय पॉवर्टी हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। Has an adolescent, Birsa heard tales of the Munda uprising of the past and saw the Sirdars means leader of the community urging the people to revolt. They talked of a golden age when the Mundas had been free of the oppression of the Kuj and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. They saw themselves as the descendant of the original settlers of the region, fighting for their land, मुल्क की लड़ाई, देखिए reminding people of the need to win back their kingdom। देखिए बिरसा को 1870 के दशक में 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरी चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोओंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानी सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों अर्थात मुखियाओं या नेताओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात क्या करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। अब आगे हम देखिए क्या कि बिरसा वेंट टू लोकल मिशनरी स्कूल। देखिए बिरसा वेंट टू लोकल मिशनरी स्कूल। देखिए बिरसा वेंट टू लोकल मिशनरी स्कूल एंड लिसन टू द sermons of missionaries। देखिए देयर टू ही heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights। देखिए this would be possible if they become good Christian and gave up their bad practice। Later, Birsa also spent some time in the company of a prominent Vaishnava preacher. He wrote the Sacred Thread and began to value the importance of purity and piety।
हाँ, पार्टी। अब यहाँ देखिए क्या है कि देखिए अपनी यहाँ बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे और बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहाँ उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचार के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता एवं दया पर जोर देने लगे। देखिए शुद्धता और दया पर जोर देने लगे। यहाँ देखिए PIET और दया होता है। देखिए PT। देखिए बिरसा was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with in his growing up years. देखिए his movement was aimed at reforming tribal societies. He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village, and stop believing in witchcraft and sorcery. But we must remember that Birsa also turned against missionaries and Hindu landlords. He saw them as outside forests that were ruining the Munda's way of life. आगे देखिए 1895 में, देखिए 1895 बिरसा ने अपने अनुयायियों 1855 एक मिनट रुकिए। यहाँ पे क्या है कि 1800 सॉरी अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में उनसे वह काफ़ी अधिक अपनी किशोर अवस्था बोलते हैं, मतलब किशोर अवस्था हम ग्रोइंग अप ईयर्स बोलते हैं। अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दे, गाँव को साफ रखें और डायन एवं जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया बिरसा was deeply influenced अब यहाँ पे क्या कि in 1895 बिरसा urged his followers to recover their glorious past. He talked of a golden age in the past, एक सतयुग, the age of truth, when Mundas lived a good life, constructed embankment, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their living. They did not kill their brethren and relatives. They lived honestly. Birsa also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their fields. अब देखिए यहाँ पर क्या 1895 बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के संकल्प ले। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे। तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे। पेड़ और बाग देखिए यहाँ पर क्या है कि पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने की खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। आगे देखिए देखिए यहाँ पर क्या कि व्हाट वरीड ब्रिटिश ऑफिसर मोस्ट वाज द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट, फॉर इट wanted to drive out missionaries, money lenders, Hindu landlords, and the government and set up a Munda Raj with Birsa at its head. The movement identified all these forces as the cause of the misery the Mundas were suffering. The Mundas were suffering. आगे देखिए क्या कि इसमें कहा गया कि अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा प्रसारित। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकाल कर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। अब आगे हम देखें क्या कि यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं के सारी समस्याओं और कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भू नीतियों उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया और उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया। दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। अब आगे यहाँ पे कहा गया The land policies of British were the land policies of the British were destroying their traditional land system. Hindu landlords and money lenders were taking over their land, and money missionaries were criticizing their traditional culture. As the movement spread, the British officers decided to act. They arrested Birsa in 1895, convicted him on charge of rioting and
routing and jailed him for 2 years. When Birsa was released in 1897, he began touring the village to gather support. He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravana, Dikus and the Europeans, and establish a kingdom under his leadership. Birsa's followers began targeting the symbols of Diku and European power. They attacked police stations and churches and raided the property of moneylenders and zamindars. They raised the white flag as a symbol of बिरसा राज। देखिए क्या कि 1897 में आपको यहाँ पर इसके बाद आगे यहाँ पर आपको कहा गया इन देखिए क्या इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कोलेरा मतलब हेजा जिसको बोलते हैं कोलेरा इसको पता देंगे हेजा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट in 1900 Birsa died of cholera इसको हेजा and the movement faded out. However, the movement was significant in at least two ways. First, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribals could not be easily taken over the Dikus. Second, it showed once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule. They did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of struggle. अब आगे यहाँ पर देखिए क्या इसमें ये कहा गया कि 1897 में क्या देखिए यहाँ पर 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के परंपरागत प्रतीकों और भाषा इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के रावणों दिक्कू और यूरोपियों का आह्वान करते थे। रावणों दिक्कू और यूरोपियों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दिक्कू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने पर और चर्चों पर हमले किए और महाजनों एवं जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा आपको बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 महीनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने पर मजबूर किया जिनके जरिए दिक्कू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपनी खास अंदाज, अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। अब आगे आप देखिए क्या एक आपको एल्सवेयर की बात करता है। एल्सवेयर आपको है अनंत की बात करें। देखिए हमें देखिए व्हाई डू वी नीड कैश, हमें नकदी की जरूरत हमें नकदी की क्या जरूरत। देखिए व्हाई डू वी नीड कैश, हमें नकदी की क्या जरूरत है। देखिए देयर आर मेनी रीजन्स व्हाई ट्राइबल एंड अदर सोशल ग्रुप्स ऑफन डोंट विश टू प्रोड्यूस फॉर द market. The tribal song from Papua New Guinea gives us a glimpse of how the tribals there viewed the market. देखिए ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य समाजी समुदाय बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते। पापुआ न्यू गिनी की इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहाँ के आदिवासी बाजार को किस तरह देखते थे। अब देखिए वी से कैश इज अनसेटिस्फैक्टरी ट्रेस इट वॉन्ट कीप ऑफ रेंट एंड इट गिव्स मी पेन सो व्हाई शुड आई वर्क माई गट्स फ्रॉम कोकोनट ट्रीज फॉर दिस गवर्नमेंट मट्स कैश क्रॉपिंग इट इज ऑल वेरी वेल इफ यू गॉट समथिंग टू सेल but tell me sir why if there's nothing to buy should I bother। यहाँ देख क्या कि ये कहता है क्या कि कहते हैं नकदी है बेकार का कूड़ा कर बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफ पे। इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्या मैं जोश से करूँ काम, क्यों मैं चढ़ूँ नारियल के पेड़ पर। तो है नकदी फसलें अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताइए अगर खरीदने को नहीं अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता करूँ क्यों। ये देखिए आप एडेप्टेड, यहाँ पर क्या है कि एडेप्टेड फ्रॉम ए सॉन्ग कोटेड इन कौन यहाँ पर क्या है कि कौन देखिए कोहेन क्लर्क एंड हाउसवेल एड्स द इकोनॉमी ऑफ सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर। देखिए कोहेन क्लर्क एवं हाउसवेल द इकोनॉमी ऑफ सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर 1970 में उदित एक गीत पढ़ाया था। अब यहाँ से देखिए पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। उसके आगे यहाँ तक एक इमेजिन की बात आई कर देखिए इमेजिन यू आर ए झूम कल्टिवेटर लिविंग इन ए फॉरेस्ट विलेज इन द 19th century। यू हैव जस्ट बीन टोल्ड दैट द लैंड यू वर born on no longer belongs to you। in a meeting with British officer you try to explain the kinds of problem you face, what would you say। देखिए मान लीजिए कि आप 19वीं सदी के वन गांव में रहने वाले झूम कास्कर हैं। आपको कहा गया है कि जहां आप पैदा हुए हैं अब वो
आज ज़मीन आपकी नहीं मानी जाएगी। अंग्रेज अफसर से मिलकर आप अपनी समस्याओं के बारे में ये बताना चाहते हैं, आप उन्हें क्या बताएंगे। अब आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ से चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। क्लास 8 का चैप्टर ऑफ हिस्ट्री 4 जो है वो पूरी तरह से फिनिश होता है। आप आगे देखिए, यहाँ देखिए क्या कि ये आपको जो देख रहे हैं व्हेन पीपल रिबेल, देखिए यहाँ पर क्या क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 5, क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 5 पार्ट 1 है, व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। देखिए जब जनता बगावत करती है 1857, व्हेन पीपल रिबेल 1857 और उसके बाद, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। यहाँ देखिए सबसे पहले इमेज आपके यहाँ पर दिया गया फिगर 1, देखिए सिपाही, यहाँ पर क्या सिपाही, देखिए सिपाही, देखिए सिपाही एंड पीजेंट्स गैदर फोर्सेस फॉर द रिवोल्ट दैट स्प्रेड अक्रॉस द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इन 1857। सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते, सिपाही और किसान विद्रोह के ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। अब आगे हम देखिए आपको इसमें जो कहा पॉलिसीज, देखिए पॉलिसीज एंड द पीपुल, देखिए पॉलिसीज एंड द पीपुल आपके यहाँ पर कहा मतलब नीतियाँ और लोग। यहाँ पर देखिए क्या बात है, यहाँ पे देखिए आप इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक्ड एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल, किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्रैवलर्स, सोल्जर्स वर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। यू हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल resist policies and actions that harm their interest or go against their settlements। आगे यहाँ पर कहा गया कि पिछले अध्ययन आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उनके प्रभाव के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि आगे यहाँ पर कहा गया कि देखिए नवाब लूज देयर पावर, नवाब लूज देयर पावर, देखिए नवाब लूज देयर पावर, नवाब लूज देयर पावर, नवाब लूज देयर पावर की बात करते हैं। नवाबों की छीनती सत्ता की बात यहाँ पर कर रहे हैं। सिंस द मिड 18th century, since the mid 18th century, Nawab and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authority and honor. Residents had been sustained, and in many courts, the freedom of the rulers reduced, their armed force disbanded, and their revenues and territories taken away by states। 18वीं सदी के मध्य से ही राजा और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रताएं घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार एवं इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। 18वीं सदी के मध्य से ही राजा और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया तो उनके राजस्व वसूली के अधिकार एवं इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। देखिए मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज her adopted son has the heir or to the kingdom after the death of her husband। Nana Sahib the adopted son of पेशवा बाजीराव सेकेंड pleaded, देखिए pleaded that he be began his father's pension when the latter died। However, the company confidence of its superiority and military powers turned down this pledge। अब हम देखिए क्या कि इसमें ये कहा गया, इसमें ये आपको जो आपको कहा कि बहुत सारे यहाँ पर क्या कि इसमें ये कि अब बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र पेशवा बाजीराव द्वितीय, देखिए यहाँ पर क्या कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगा। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया।
अब आप आगे देखिए क्या कि अवध वाज, देखिए अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी annexed in 1801. A subsidy alliance was imposed on Awadh, and in 1856 it was taken over. Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. The company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. The name of Mughal king was removed from the coins minted by the company in 1809. In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. इन देखिए यहाँ पर क्या in 1856 in 1856 Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death none of his descendants would be recognized as kings. They would just be called princes. They would just be called princes. देखिए अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जों में, देखिए अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में थी। बहुत अच्छी बात है, हम कहा आगे देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई। 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के ब्रिटिश बहुत जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। देखिए बहुत अच्छी बात, 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उसके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। अब आगे यहाँ पर देखिए आपको है, इसके बाद आगे देखिए द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज की बात यहाँ पर की गई। द पीजेंट्स एंड द किसान और सिपाही की बात यहाँ पर की गई, उसको यहाँ पर देखिए। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार्स रिसेंटेड द हाई टैक्सेज एंड द रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन मैनी फील्ड्स टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लेंडर्स एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड्स दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशन। देखिए यहाँ देखिए इन इंडियन सिपाही इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इन इंडियन सिपाही इन द कंपनी इन इंडियन सिपाही इन द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी also had reason for discontent. They were unhappy about their pay, allowance, and condition of service. Some of the new rules, moreover, violated their religious sensibilities and beliefs. Did you know that in those days many people in the country believed that if they cross the sea they would lose their religion and caste. So when in 1824 the sepoy were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order though they agreed to go by the land route, and they were severely punished. And since the issues did not die down, in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to service overseas if required. अब यहाँ पे क्या कि इसमें कहा गया गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों की पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी। अब देखिए क्या कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों की कंपनी के तहत काम
करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते जाने में एतराज नहीं था। सरकार को हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इससे 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। अब आगे यहाँ पे देखिए कहा गया क्या कि सिपाही देखिए यहाँ पर क्या सिपाही ऑल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेज, सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाही। अब देखिए सिपाही गाँव के हालात से भी परेशान थे। सिपाही गाँव के हालात से भी आपको परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गाँव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। अब आगे यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिया गया है। कल्पना देखिए, इमेजिन यू आर ए सिपाही इन द कंपनी आर्मी एडवाइजिंग योर नेफ्यू नॉट टू टेक एम्प्लॉयमेंट इन द आर्मी, व्हाट रीजंस वुड यू गिव। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं। आप नहीं चाहते कि आपका भतीजा कंपनी की फौज में नौकरी करे। आप उसे क्या कारण बताएंगे। फिर आप आगे यहाँ पे कहा गया, आगे यहाँ देखिए एक इमेज आपको यहाँ पर शो किया गया। इमेज आपके सिपाही एक्सचेंज न्यूज़ एंड रूमर्स इन द बाजार्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए क्या इसमें की चीज़ उत्तर भारत में यहाँ पर क्या उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबरें। यहाँ देखिए क्या उत्तर भारत के बाजारों में आगे हम देखिए आपको कहा गया क्या देखिए सिपाही एक्सचेंज न्यूज़ एंड रूमर्स इन द बाजार्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये आपको इमेज यहाँ पर शो किया गया है। देखिए उत्तर भारत के बाज़ारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए अब यहाँ पर देखिए इसके बाद आपको आगे देखिए रिस्पॉन्सेज देखिए यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स। यहाँ पर जो आपको कहा गया रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स की बात आपके यहाँ पर कहा गया है। देखिए रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स मतलब ये हुआ कि सुधारों पर प्रतिक्रिया आपके यहाँ पर है। सुधारों पर प्रतिक्रिया आपके यहाँ पर उसको यहाँ पर देखिए